तो 27 के चुनाव से पहले रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक बार फिर से आ गया है और इस बार रिजर्वेशन पर यह घमासान दिल्ली के जंतर मंतर पे ही शुरू हुआ। 21 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर सवर्णों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले हजारों सवर्ण छात्र धरने पर बैठ गए और वहां पर नारेबाजी भी की और कुछ इस तरह से 21 अगस्त की ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस पर बयानबाजी आज हो रही है। पहले ये तस्वीरें देखिए। सवर्णों का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था, जहां पर शिक्षा और नीट को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन हुआ। अब ये जंतर मंतर पे था तो अगले दिन ये प्रदर्शन लखनऊ भी पहुंच गया, क्योंकि चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में। तो आरक्षण देखिए, आरक्षण और यूजीसी के खिलाफ सवर्णों का ये प्रदर्शन सामने आया, जिसपे लिखा हुआ था, बैनर पकड़े थे, संवैधानिक अछूत है हम, यानी हमारे लिए तो कोई बात नहीं कर रहा, कोई हमारे पास फटक भी नहीं रहा है। ये देखिए लखनऊ का प्रदर्शन। यूजीसी के नए नियमों के रोल बैक की बात वहां लखनऊ में हो रही थी और आरक्षण को लेकर बढ़ रहे प्रदर्शन के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एंट्री हो गई। उन्होंने कमान संभाली। आंदोलन के ब्राह्मण नेता हर्ष दुबे से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की और समस्याएं सुनने के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मोदी सरकार तक बात पहुंचाने का वादा भी किया है। तो आपको ये बताती हूं कि ये दिल्ली से उठा हुआ लखनऊ तक पहुंचा, लेकिन आज इस पर सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरक्षण पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लखनऊ में ब्रजेश पाठक से सवर्ण छात्रों की मुलाकात हुई तो छात्रों ने मांग की कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा हो, यानी कि रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, यूजीसी का नया नियम वापस लिया जाए और आर्थिक स्थिति ही आरक्षण का आधार बने। सवर्ण छात्रों को समान शिक्षा और अवसर दिए जाए। इन मांगों को सवर्ण छात्रों ने ब्रजेश पाठक के सामने रखा। सवर्ण छात्र नेताओं की डिप्टी सीएम से मीटिंग में कई फैसले हुए। सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों से भी बात करने को तैयार है, ये ब्रजेश पाठक ने कहा। यानी ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग जो अपने आप को राजनीतिक रूप से अछूत कह रहा था उससे बात नहीं होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री से सवर्ण छात्रों की मुलाकात कराई जाएगी। अब रिजर्वेशन में बदलाव नहीं, लेकिन हर ग्रुप से बातचीत जरूर होगी, ये डिप्टी सीएम ने कहा। यूजीसी रेगुलेशन पर अगला फैसला उसी हिसाब से होगा। तो आपको पहले सुनवाती हूं कि इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्योंकि जो हर्ष दुबे जो कि इस पूरे नेतृत्व कर रहे थे इस छात्र संगठन का, उसको लेकर भी उन पर आरोप लगे, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आगे मैं सुनवाना चाहती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। पहले सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब आपको बताऊं कि सवर्ण और छात्र ये दोनों शब्द जैसे ही साथ आए तो यूपी में तमाम सियासी पार्टियां एक्टिव हो गई। सपा बसपा कांग्रेस को सवर्णों की नाराजगी से समीकरण बदलते दिखने लगे। 2027 में जीत आसान लगने लगी। तभी तो अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने आरक्षण के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया। इसके पीछे का गणित यह है कि यूपी में कुल 80% हिंदू वोटर है, जिनमें से 18 से 23% सवर्ण वोटर है और यही 18 से 23% वोटर अब आने वाले समय में क्या राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। आरक्षण पर रण के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी पोस्ट आ गया, जो आपको मैं दिखा रही हूं। जो अखिलेश पी से पंडित बता रहे थे, अब उन्हें फिर से पी में पिछड़ा नजर आने लगा।
अखिलेश यादव ने एक ही पोस्ट में 9 बार आरक्षण लिख डाला। ये तस्वीर जरा फुल दिखाइए इसमें। अब ये जो पोस्ट उन्होंने किया, आप देखिए कितनी बार उन्होंने आरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया है। आरक्षण सुधार के नाम पर, आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, आरक्षण पीडीए का अधिकार है। तो 9 बार आरक्षण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। आपको मैं दिखाती हूं कि अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने इस आरक्षण पर कैसे, अब इस आरक्षण आंदोलन के बाद इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कैसे हमला बोला है, जरा आपको वो दिखाती हूं। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है कि आपकी इच्छा होगी तो दे देंगे। बीजेपी और उनके संगी साथी आरक्षण का विरोध करते हैं, कभी क्रीमी लेयर तो कभी आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, ये भी कहा उन्होंने। लगातार शोषित वंचितों की हकमारी की कोशिश हो रही है। मायावती क्या कह रही है? जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर भड़की मायावती और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू की मांग को उन्होंने गलत बताया। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण बिल्कुल भी ना दें। भ्रष्ट जातिवादी व्यवस्था ने आरक्षण को जमीन पर लागू नहीं होने दिया और दशकों बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी शोषण का सामना कर रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया और कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी घंटों धरने पर बैठते हैं। बगल में ही आरक्षण खत्म करवाने के लिए प्रदर्शन चल रहा था, वहां राहुल गांधी और उनके साथी समझाने तक नहीं गए। तो मायावती इस बात से नाराज थी। इसी के साथ आपको बताती हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जो कि कांग्रेस प्रभारी है यूपी के, ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर उनको बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधियों के साथ है, आरक्षण के खिलाफ। बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले हक के भी खिलाफ है और आरक्षण को लेकर हम बीजेपी से स्पष्टीकरण चाहते हैं। बीजेपी बताए क्या आरक्षण के खिलाफ कोई योजना बनाई है। तो ये आरोप अलग अलग राजनीतिक दलों ने रखे हैं, जरा सुनिए क्या कहा। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के साथ करना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिले उसके खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये स्पष्टीकरण हम भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं। अगर आप छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, तो ये जो 68,000 वैकेंसीज में 8,000 एससी और ओबीसी की वैकेंसीज को आपने जनरल कैटेगरी से भर दिया, आपने उनकी हक की चोरी की। तो आपको यह भी बताऊं कि अब सारी पार्टियां आरक्षण पर बोलना शुरू हो गई हैं। आरक्षण पर बीजेपी ने विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को साधने की कोशिश की है। ये सब हो क्यों रहा है, इससे जरा समझिए, क्योंकि यूपी में सवर्ण वोट की ताकत को अगर आप समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है। सामान्य वर्ग वोटर का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के वोटर हैं। आंकड़ों की बात करें तो 18 से 23% सवर्ण वोटर यूपी में है। ब्राह्मण 10 से 14% है और राजपूत 8 से 10% है। वहीं सवर्ण वैश्य 2% है, भूमियार कायस्थ अपर अन्य कास्ट 2% है। सवर्ण वोटर को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो 2022 में करीब 126 सवर्ण विधायक विधानसभा पहुंचे थे और 126 में से विधानसभा पहुंचने वाले 52 विधायक ब्राह्मण थे। बीजेपी के 46 और सपा के 5 थे। कांग्रेस से 1 ब्राह्मण विधायक जीत कर आया था। 2022 का भी गणित समझिए, उसमें भी करीब 49 ठाकुर विधायक थे। विधानसभा पहुंचे बीजेपी प्लस से 43, सपा से 4 और बीएसपी से 1 विधायक। 49 ठाकुर विधायकों में से एक नाम राजा भैया का भी है। 2022 में बनिया और खत्री बिरादरी से 22 विधायक बने और 22 में से 21 बीजेपी पार्टी से और सपा से 1 विधायक। 2022 में 3 कायस्थ विधायक चुने गए, तीनों बीजेपी से थे। आंकड़ों से साफ होता है कि सवर्ण वोटर का झुकाव बीजेपी की तरफ है और कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में जहां सवर्ण वोटर यानी जहां सवर्ण विधायक वहीं पर सत्ता होती है। तो जो लड़ाई अभी 80-20 की थी
वो 20-80 की हो जाएगी, क्योंकि सवर्ण वोटर को साध पाना बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि यहां एक बड़ा धड़ा सवर्ण वोटर का है और उसके अलावा गैर सवर्ण वोटर का है। यूपी में सवर्ण वोटर की ताकत को देखते हुए सियासी वार पलटवार भी तेज है। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना ले, उनका बहुमत हो जाएगा, बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास करें। समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार फिर बीजेपी की बन गई, मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। ये सब सिर्फ गुमराह करके सत्ता से बेदखल होने के नाते सब बौखलाए हैं कि क्या चीज़ हम बोल दें कि जनता हमको वोट दे दे। ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे बीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है। ये वही लोग हैं जो निराश हैं, लोकतंत्र में हताश हैं, जनता ने ठुकरा दिया है। जब तक धार्मिक और जातीयता रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। इसको अगर समाप्त करना है तो जातीयता खत्म हो जाए, आरक्षण अपने आप खत्म होगा। इधर आरक्षण विरोधियों पर चिराग पासवान और रामदास अठावले भी भड़के हुए हैं, यानी कि एनडीए के अपने ही उन पर हमलावर हैं आरक्षण को लेकर। तो उधर ब्रजेश पाठक भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठ गए हों, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को हटाए जाने की समीक्षा स्वीकार्य ही नहीं है। ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। मुझे लगता है कि आरक्षण खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था, और अभी ओबीसी को आरक्षण हरबीर सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है, तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है। ये सबका संवैधानिक अधिकार है, और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर, इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। इस सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि आरक्षण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला आया। वो कह रहे हैं चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही। वो ये कह रहे हैं कि पीएसयू में स्थायी नौकरियां खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, ठेकेदारी बढ़ाकर आरक्षण का हक छीना जा रहा है, संविधान बदले बिना आरक्षण खत्म करने की नीति अपना रही है ये सरकार। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप सीधे सीधे कि सामाजिक न्याय विरोधी एजेंडा चला रही है बीजेपी, आरक्षण खत्म करने की तैयारी चोर दरवाजे से हो रही। तो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त हर्ष दुबे जुड़ रहे हैं, जो कि छात्र नेता हैं, और सबसे पहले एनडीटीवी पर ही आपने उन्हें नीट के मामले पे देखा था, लेकिन अब वो इस नया जो आंदोलन है जिसमें आरक्षण रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उसको लेकर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। हर्ष, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ब्रजेश पाठक से मिले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से, क्या मांग रखी है आपने उनके साथ? ब्रजेश सर के साथ हमने कोई डिमांड्स नहीं रखी है, वहां सिर्फ एक डिमांड रखी है कि हमारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऊपर मंत्रालय में कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कराएंगे। तो हमने कहा कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या नरेंद्र मोदी जी से इस विषय पर बात कराई जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि हाँ हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये बदलाव किए जाएंगे समय के साथ। ये कोई डिमांड्स नहीं था, आपको मेमोरेंडम जल्द ही मिल जाएगा। और जो लोग इस विषय पर मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं, वो सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं हर्ष, जितना मैंने आपसे बात करी, इससे पहले भी नीट के मामले में कई बार आपसे बात की, आप आरक्षण से बहुत आहत थे क्योंकि आपको लगा आपका हक छीना जा रहा है। तो मांग क्या है आपकी, क्या आरक्षण को खत्म कर दें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म, आप मेरे पीछे की होर्डिंग देख सकते हैं, वहां भी लिखा हुआ है रिजर्वेशन में रिफॉर्म। रिजर्वेशन एक अच्छी पॉलिसी है, उसका काम था कि गरीब तबके लोग, जो शोषित और वंचित लोग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इतना ज्यादा बढ़ा, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ आरक्षण बन के रह गया, जिसके कारण जिन व्यक्ति के लिए आरक्षण था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही लोग उसका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए। आप कह रहे हैं बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, तो आप ये चाह रहे हैं कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए, क्या ये मतलब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातियों को बाहर करने का मतलब ही नहीं है। उस व्यक्ति को दिया जाए जो जात पात की राजनीति करनी ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। जात पात की राजनीति ही नहीं करनी है, जात पात में हमें नियम कानून ही नहीं बनाने हैं, हमें नियम और कानून मानवता के आधार पर बनाने हैं। अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ, सामने वाला क्राइम कर रहा तो वो दोषी है। ये ना हो कि एक व्यक्ति तो दोषी है, दूसरा नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हर्ष, मुझे ये बताइए कि लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, अब वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक, क्योंकि आपके दिल्ली के जंतर मंतर के बाद लखनऊ में भी हुआ, वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है। तो क्या आप लोगों की भी यही मांग है, जिस मेमोरेंडम की आप बात कर रहे हैं, जो आपने अभी खाका नहीं बताया हमें, लेकिन क्या यही मांग है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, मायावती जी के बच्चों को, परिवार के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? चिराग पासवान जी के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? उनके ही गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जरूरत है, उन तक पहुंचाया जाए। ये वो लोग ले रहे हैं, सिर्फ कुछ चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और वो लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बाकी लोगों को नॉन स्टॉप हम दबाते जा रहे हैं। तो हमारा कहना है, जैसे अगर हम देखें तो SC/ST कम्युनिटी के लगभग 10% लोगों ने ही सिर्फ 12th पास किया है, तो 90% लोग जब 12th ही पास नहीं कर पा रहे तो वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले पाएंगे? पहले तो उनको 12th पास कराइए ना, उसके बाद ही तो वो जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि उनकी बौद्धिक स्तर बढ़ाया जाए, जिससे कि देश में प्रतिभाएं आगे बढ़े और प्रतिभाशाली और बच्चे आगे बढ़े, जिससे कि देश विकसित भारत की ओर बढ़े। हमारा सवाल है कि कैसे आप विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे अगर निगेटिव नंबर वालों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहेंगे? मुझे लगता है ये बात नहीं बना पाएंगे। हाँ, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है, तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। और ये रिजर्वेशन का मकसद था लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाना, जिससे कि शोषित वंचित लोग आगे बढ़ सकें, तो उन तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ये बात आपने मुझे उस समय भी बताई थी नीट के मामले में, क्योंकि आपने कहा था ग्रेस मार्क्स मिल गए, उसकी वजह से मैं 3 बार मैंने पेपर में क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बात, ये आपका मुद्दा पहले भी रहा, लेकिन आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, तो CJP भी तो वही कर रही थी, तो आप CJP पर इतने आक्रामक क्यों थे? दोनों में फर्क क्या है? हम में और CJP में यही फर्क है कि हम एकजुटता की बात करते हैं, हम पक्षपात नहीं करते हैं कि ये सरकार है, ये पक्ष है। यहाँ पर अगर दिल्ली में है तो हम बयान देंगे, और अगर वही बात झारखंड में है तो हम नहीं कहेंगे। ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर ये है कि चाहे वो कोई भी जो, अगर गलत है तो गलत, और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ मैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो। गलत को गलत CJP कहे, बस यही अंतर है। यही अंतर है, आप कह रहे हैं। चलिए हर्ष, आप ये कह रहे हैं कि इस मांगों के लिए 2 दिन इंतजार करेंगे, और अगर 2 दिन इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप फिर से आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती थी, क्योंकि आरक्षण को लेकर इस वक्त सियासी तलवारें भी खिंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।